वाह, क्या गांव है। मैंने इतना खूबसूरत गांव पहले कभी नहीं देखा, राम ने कहा। और फिर उस गांव की खूबसूरती को निहारने लगा। ये गांव जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है सर जी। उनके पास आए करीब 16-17 साल के लड़के ने कहा। खतरनाक? वो क्यों भाई? दरअसल सर जी, कहते हैं कि लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले ही गांव की एक आदमी ने उसे बुलाया। ए रजनवा, जरा यहाँ आना। आया काका, उस लड़के ने जवाब दिया और उधर चला गया। वो 4 लोगों का ग्रुप था, राम, सुमित, प्रिया और मोहिनी। और वो 3 पहाड़ियों के बीच बसे रामपुर गांव में खड़े थे। 3 पहाड़ियों के बीच बसे इस गांव की खूबसूरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी। दरअसल ये लोग छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आए थे और उसी वजह से वो उस गांव में आए थे। अरे हाँ यार राम, ये गांव तो सच में बहुत खूबसूरत है। मैं तो जैसे यहाँ आकर इसकी खूबसूरती में खोई गई थी, प्रिया ने कहा। और फिर अपने हाथों में गोल गोल घुमाकर घूमती हुई इधर उधर देखने लगी। वह हरा भरा, चारों तरफ बाग बगीचे से ढका हुआ, नदियों और झरनों के बीच प्रकृति की गोद में पहाड़ों पर बसा एक गांव था। वहाँ पंछियों का कलरव भी एक मधुर संगीत की ध्वनि की तरह सुनाई पड़ता था। लेकिन वहाँ पहुँचना अति दुष्कर कार्य था। वहाँ पहुँचने के लिए पहाड़ों पर चढ़कर जाना पड़ता था, क्योंकि वह जमीन से करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। कहते हैं वह दुनिया के सबसे खूबसूरत गांव में से एक था। लेकिन वह कहते हैं ना, जो चीज़ खूबसूरत होती है उसे नज़र भी उतनी ही जल्दी लगती है। ऐसा ही कुछ इस गांव के साथ भी हुआ था। भैया चलिए, हम आपको ही गांव दिखाते हैं। उस लड़के, जिसका नाम राजन था, दोबारा उन लोगों के पास आते हुए कहा। अरे हाँ चलो दिखाओ जल्दी से। हम तो कब से गांव देखने के लिए बेचैन हैं, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर सकें, सुमित ने कहा। और वह अपना कैमरा लेकर उस लड़के के पीछे चलने लगा। उसके साथ ही बाकी सब भी अपने अपने सामान और बैग के साथ राजन के पीछे चल दिए। वो अभी कुछ देर पहले ही चढ़ाई करके ऊपर आए थे। राजन उन लोगों को लेकर पूरा गांव दिखाने लगा। जब भी बाहर से कोई उस गांव में आता था तो राजन एक गाइड की तरह उन्हें गांव घुमाता था। राजन ने उन्हें गांव के सारे बाग बगीचे, नदियां, झरने सब दिखा दिए। साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि वह लोग किस चीज़ की शूटिंग करेंगे और कौन सी जगह पर करेंगे। पूरा गांव घुमाने के बाद राजन उन्हें लास्ट में बने एको पॉइंट पर ले गया, जहां से चिल्लाने पर आवाज़ वापस आती थी। वह उस गांव की सबसे ऊपरी जगह थी, जहां से नीचे की खूबसूरती बहुत अच्छे से दिखाई पड़ती थी। सबसे पहले राजन ने वहां खड़े होकर अपना नाम चिल्लाया तो सबको उसकी आवाज़ वापस सुनाई दी। दूसरे नंबर पर राम जाने लगा तो प्रिया का उसे झगड़ा होने लगा कि पहले वो जाएगी। वो दोनों आपस में झगड़ रहे थे कि तभी मोहिनी वहां पहुंचकर अपना नाम चिल्लाई। मोहिनी! दूसरी तरफ से आवाज आई। मरोगे! मोहिनी डर से पीछे हट गई। तभी बारी बारी से सबने अपना नाम पुकारा और हर बार एक ही आवाज आई, मरोगे! सब डर से पीछे हट गए। तभी उन्होंने देखा कि वहां से बवंडर सा उठने लगा। वहां आसपास कहीं भी धूल नहीं थी, लेकिन धूल भरी आंधियां चलने लगी। उन सब ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तभी राम ने राजन से कहा। राजन, ये सब क्या है यार? भैया ये बवंडर है। यहाँ जब भी कोई बाहर से आता है तब अक्सर करके उठता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है राजन? प्रिया ने सवाल किया। तो राजन ने बताया, दीदी वो तो हमको भी ना पता, राजन ने जवाब दिया। और फिर वो गांव की तरफ बढ़ने लगा। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने लगे। जैसे ही वो गांव में पहुंच गए, बवंडर अपने आप थम गया। उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया और भगवान का शुक्रिया अदा करा। चलिए भैया,
हम आप लोगों के रुकने की व्यवस्था कर देते हैं और हमारी मुलाकात अब कल होगी। ठीक है, चलो राजन, राम ने कहा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अचानक प्रिया की नज़र किसी चीज़ पर पड़ी और वह ठिठक कर रुक गई। उसको रुकता देखकर बाकी सब भी रुक गए। क्या हुआ प्रिया, तुम अचानक क्यों रुक गई? प्रिया ने अपनी उंगली से कुछ इशारा किया और फिर बोली, राम, ऊपर देखो, वहां पर क्या लिखा है? राम ने ऊपर देखा तो उसे घर के गेट पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। राम ने तेज आवाज में उसे पढ़ा, ना लेबा, कल आना, कल शायद कोई आए। ये पढ़कर राम भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। बाकी सब भी उसको पढ़ने लगे। उन्होंने आसपास के घरों में नजर दौड़ाई तो उन्हें हर गेट पर यही लिखा दिखाई दिया। राम अब राजन को देखकर बोला, इतने सुंदर गांव में हर गेट पे ये क्यों लिखा है राजन? भैया, ये नज़र के काले टीके की तरह है। इसके लिखने से इस गांव को नज़र नहीं लगती किसी की। अरे फिर भी राजन, कोई कारण तो होगा ना अपने गेट पर ही लिखने का। वो क्या है दीदी, हम ज़्यादा तो नहीं जानते, बस गांव वालों का ऐसा मानना है कि ये लिखने से भूत प्रेत घर पे नहीं आते। राजन ने सीधा सा जवाब दिया। व्हाट नॉनसेंस, भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होते। गांव वाले गवार हैं, सबके सब गवार हैं ये। छोड़ो मोहिनी ये सब बातें, चलो राजन, तुम हमें हमारा कमरा दिखा दो। राम ने सारी बात साफ करते हुए कहा। हाँ भैया चलिए, राजन ने कहा और वो दोबारा से चलने लगा। बाकी सब भी उसके पीछे चलने लगे। वो लोग एक धर्मशाला के सामने जाकर रुके। आज की रात भैया और आप सब लोग यहीं गुजारिए, अब हमारी कल मुलाकात होगी। राजन जैसे ही वहां से जाने लगा तो प्रिया, जो अभी तक किसी सोच में डूबी थी, उसने राजन से पूछा, राजन, क्या तुम इन भूत प्रेतों में विश्वास करते हो? क्या वाकई ये सब चीज़ें होती हैं? हाँ दीदी, हम तो मानते हैं, जैसे इस दुनिया में भगवान होते हैं वैसे ही शैतान भी होते हैं। अच्छा दीदी, बाकी बातें कल करेंगे। वो क्या है ना, इस गांव में शाम 7 बजे के बाद किसी का भी घर से बाहर निकलना मना है। ऐसा क्यों राजन? बस दीदी, लोग मानते हैं। ये कहकर राजन वहां से चला गया। वो सारे लोग अपना बैग संभाले अंदर आए तो अंदर केवल एक आदमी था, जिसे नॉर्मल भाषा में केयरटेकर कहते हैं। उसने उन लोगों को 2 कमरे दिखाए, जिसमें एक राम का था और एक सुमित का था। वहीं दूसरे कमरे में प्रिया और मोहिनी थी। उसने बोला कि वो रात में किसी भी हालत में अपने कमरे से बाहर न निकले और कहा कि उनका खाना उनके कमरे में ही आ जाएगा। इतना कहने के बाद वो आदमी भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक औरत खाना लेकर आई और खाना देकर वो भी चली गई। अब पूरे धर्मशाला में केवल वो चारों ही थे। रात के करीब 11 बजे प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि मोहिनी वहां नहीं थी। वो उठकर बाहर गई और उसने राम और सुमित को जगाया। उन लोगों ने चारों तरफ ढूंढा तो मोहिनी छत पर बैठी किसी से बात कर रही थी। जैसे ही वो लोग उसे बुलाने के लिए जाने लगे, अचानक से वहां की सारी लाइट्स बंद हो गईं और एक तेज हवा का झोंका चलने लगा। आसपास के जानवरों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और वो आवाज़ें काफ़ी तेज़ थीं। मोहिनी ने भी इन चीज़ों का अनुभव किया, लेकिन जैसे ही वो नीचे आने के लिए आगे बढ़ी, एक लाल आंखों वाला साया उसके सामने खड़ा हो गया। मोहिनी ये देख के जोर से चिल्लाई। बाकी सब ने भी उस साये को देखा, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ सोचते या करते, वो साया मोहिनी को वहां से लेकर गायब हो चुका था। प्रिया डर से राम के सीने से चिपक गई। सुमित भी एक कोने में दीवार पकड़े खड़ा था। अब तीनों एक कमरे में जाकर बैठ गए और उन्होंने डरते डरते रात गुजारी। सुबह होने पर जब केयरटेकर आया तो उन्होंने उसे बताया कि रात में क्या क्या हुआ। उनकी सारी बातें सुनकर केयरटेकर ने उनसे कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि कमरों से बाहर मत निकलना, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते आप? वो कौन था? कुछ तो जानते हो ना आप उसके बारे में? प्रिया ने थोड़ा गुस्से में कहा, हम कुछ नहीं जानते, बस ये गांव श्रापित है और यहाँ बाहर से आने वाले हर शख्स की मौत निश्चित है, केयरटेकर ने कहा।
लेकिन ऐसा क्यों है? कोई कारण तो होगा ना? इस बार राम ने पूछा। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। अरे कोई तो होगा जो जानता होगा। हाँ, इस गांव के बाहर एक बाबा रहते हैं, कुटिया बनाकर। बस वही कुछ बता सकते हैं इस बारे में। उन तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इस गांव में जो नदी है, बस उसी के बगल से रास्ता गया है उस कुटिया का। लेकिन संभल कर जाना, क्योंकि आज तक वहां कोई पहुंच नहीं पाया। वो किसी को भी वहां पहुंचने नहीं देता। वह कौन? वही साया जो मोहिनी को लेकर गया। केयरटेकर ने हर बात का उत्तर दिया और अपने काम में लग गया। केयरटेकर ने ऐसे बिहेव किया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, या फिर उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इधर ये तीनों अपना अपना बैग लेकर उस कुटिया की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो नदी से थोड़ा आगे बढ़े, तेज बवंडर चलने लगा। वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी अचानक उस बवंडर ने सुमित को उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं। प्रिया ने राम का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी वो साया उनके सामने प्रकट हो गया। उसने स्त्रियों वाले कपड़े पहन रखे थे, जबकि उसका चेहरा पुरुषों की तरह था। उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। वो उड़कर सुमित के ऊपर बैठ गया और उसने उसके शरीर को अपने बड़े नाखूनों से फाड़ दिया। ये देखकर प्रिया की चीख निकल गई। बाबा की कुटिया अब सामने दिख रही थी। सुमित को मारने के बाद वो साहब राम और प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। राम ने प्रिया को कुटिया की तरफ धक्का दे दिया और खुद उस साये के सामने खड़ा हो गया। उस साये ने राम को जमीन में घुसा दिया और एक गुर्राहट के साथ चिल्लाया, कोई नहीं बचेगा यहाँ, बाहर से आने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने राम को भी सुमित की तरह बीच में से चीर दिया। प्रिया तेज आवाज में रोने लगी। साया अब उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो प्रिया को छू ना सका, क्योंकि वो कुटिया के अंदर प्रवेश कर गई थी। उसने देखा कि वहाँ साधु वहाँ पर बैठ कर तपस्या कर रहे थे। प्रिया उनके चरणों के पास जाकर बैठ गई और बोली, बाबा, बाबा मुझे बचा लीजिए। उस साधु ने आंखें खोली और प्रिया को अपने पास बैठने के लिए कहा। तभी प्रिया ने उसे सवाल किया, बाबा, ये साया कौन है और ये सब क्यों कर रहा है? पुत्र, तुम पहली इंसान हो जो यहाँ तक पहुंची हो। इसका मतलब उसकी मुक्ति भी तुम्हारे द्वारा होगी। इसलिए अब तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। वो साया कोई और नहीं, मेरा बेटा है। वो जन्म से ही नपुंसक पैदा हुआ था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति थी। उसके मुंह की कोई भी बात झूठी नहीं जाती थी। वो जो भी बोलता था सच होता था। गांव में कभी भी कोई उसका मजाक नहीं बनाता था। लेकिन एक बार तुम्हारे जैसे ही बाहर से एक लड़के लड़कियों का ग्रुप घूमने आया और वो हमारे ही घर रुके। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम दीपाली था। उस पर मेरे बेटे का दिल आ गया। पहले तो वो लड़की बहुत अच्छे से मेरे बेटे से बात करती रही, लेकिन जब उसे पता चला कि वह नपुंसक है, तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाया। उनकी इन सारी बातों को मेरा बेटा सह नहीं पाया और उसने फांसी लगा ली। जब मैंने अपने बेटे की ऐसी हालत देखी, तो मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख सका और मैंने श्राप दे दिया कि इस गांव में कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो वो जीवित नहीं बचेगा। मैंने अपने बेटे की आत्मा को इस गांव में से बांध दिया, जिससे वो मुक्त ना हो सके। और तब से लेकर आज तक जो भी यहाँ आया वो जीवित ना बच सका। गांव वालों को भी डर है कि किसी दिन मेरा बेटा उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने अपने घर के बाहर लिख रखा है, ना ले बा। लेकिन अब मैं भी चाहता हूँ कि ये सारा खेल खत्म हो जाए और मेरे बेटे को मुक्ति मिल सके। बाबा, उसकी मुक्ति के लिए क्या करना होगा? तुम्हें उसे एहसास दिलाना होगा कि तुम उससे प्यार करती हो और वो नपुंसक नहीं, मर्द है। अगर तुम्हारी बातों पर उसने यकीन कर लिया तो वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसे ज़रा सा भी ये लगा कि तुम झूठ बोल रही हो, तो वो तुम्हें भी मार डालेगा। इसलिए संभल कर जाना। उसका नाम परम है, इसलिए तुम उसे प्यार से पुकारना। ठीक है बाबा। प्रिया ने उसके हाथ जोड़े और कुटिया से बाहर आ गई। कुटिया से थोड़ी आगे आने के बाद उसने बड़े प्यार से पुकारा, परम। अपना नाम सुनकर वो शायद तुरंत वहां प्रकट हो गया। कुछ पल के लिए तो
प्रिया उसकी लाल आंखों को देख के डर गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, परम, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? वो साया बड़े गौर से प्रिया को देख रहा था, उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जहां उसे प्रिया की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, वो साया अब हूँ हाँ की आवाज़ें जोर जोर से निकालने लगा। मैं सच बोल रही हूँ परम, अगर तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं है तो तुम बाकी सबकी तरह मुझे भी मार सकते हो। साया अब बिल्कुल प्रिया के आगे आ गया था। उसने अपने हाथों से प्रिया के चेहरे को छुआ तो वो बिना हिले वहीं खड़ी रही। साया ने प्रिया के आसपास चक्कर लगाए। प्रिया पूरे टाइम अपनी प्यार भरी नज़रों से उसे देखती रही। जैसी उसकी नज़र प्रिया की आंखों पर पड़ी तो उसकी आंखों में उसे अपने लिए बेहद प्रेम दिखा। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने अपने हाथों से उसकी आंखों के आंसू पहुंचे। परम की आंखों में भी आंसू थे और कुछ पल बाद ही वो वहां से गायब हो गया। उसे मुक्ति मिल गई थी। जिस प्रेम की तलाश उसे इतने सालों से थी, वो उसे प्रिया से मिला और उसकी वर्षों से अधूरी तमन्ना पूरी हो गई। प्रिया लौट कर बाबा की कुटिया में गई और उसने उन्हें बताया कि परम मुक्त हो चुका है। फिर वो हमेशा के लिए उसी गांव में बस गई। अब लोगों ने अपने घरों में नाले पर लिखना बंद कर दिया था और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। मिस्टर रजत, आज आपकी पहली बुक रिलीज होने जा रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? रिपोर्टर ने स्टेज पर बैठे शख्स से पूछा। मैं बचपन से ही लेखक बनना चाहता था और हमेशा से ही सोचता था कि कुछ अलग लिखूं, और आज आज मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा है। जैसे ही उस शख्स ने जवाब दिया, पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। उस शख्स का नाम था रजत शेखावत, जिसकी आज पहली किताब का प्रमोशन था और अलग अलग न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आए थे। सर, आपकी इस पहली बुक का नाम है वैम्पायर, इंसान से शैतान। तो क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में वैम्पायर जैसी कोई चीज़ होती है? हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में भगवान के साथ शैतान, भूत प्रेत, पिशाच भी होते हैं। वैम्पायर भी इसी दुनिया का हिस्सा है। क्या आपने कभी वैम्पायर को देखा है? हाँ, मेरा मतलब नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है। सर, आज आपकी बुक रिलीज होने जा रही है, तो क्या आप हमें अपनी बुक के बारे में कुछ बताएंगे, मतलब इसकी कहानी के बारे में? ठीक है, मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में बताता हूँ। रजत ने आगे बताना शुरू किया। वैम्पायर यानी खून पीने वाला पिशाच। वैम्पायर अपनी प्यास इंसानों को खून पीकर बुझाते हैं। ये हम इंसानों की तरह ही नॉर्मल जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी ये अपने सामने खून देखते हैं तो इनके अंदर का पिशाच जाग जाता है। खून पीने से इनकी शक्तियाँ बढ़ती हैं और ये खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इनकी उम्र कम नज़र आती है और काफ़ी टाइम ऐसा देखा गया है कि इनकी उम्र बढ़ती भी नहीं है। इस बुक में मैंने एक वैम्पायर की कहानी लिखी है, जिसकी प्यास एक दिन अपने प्यार को मारने के लिए मजबूर कर देती है उसे, और वो फिर हमेशा के लिए कैद हो जाता है। सर, आप थोड़ी कहानी भी बताइए ताकि हम लोगों को इंटरेस्ट आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक को खरीदें। रिपोर्टर ने कहानी सुनने की रिक्वेस्ट करी तो रजत ने आगे बताना चालू करा। कॉलेज के 5 दोस्तों का ग्रुप था जो मनाली जा रहा था। मनाली आपको पता ही है ना, ट्रिप के लिए जाते हैं, और वो तय समय के अनुसार मनाली निकलते हैं, जिसमें कि अमित, रंजन, पंकज, गौरी और आरती थे। ये पांचों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। इन लोगों ने मनाली पहुंचकर अपने रूम बुक किए और सोने चले गए। अमित और गौरी लव कपल थे, मतलब उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए वह दोनों एक ही रूम में रुके और बाकी सब अलग अलग। अगले दिन उन सब ने मनाली घूमा और शाम को अपने रूम पर लौट आए। रात में होटल में खाना खाते वक्त वेटर से गलती से ग्लास जमीन पर गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई, जहां से खून निकलने लगा। उस वेटर के खून को देखकर उन पांचों में से एक के शरीर के अंदर अचानक हलचल होने लगी और वो अपने बड़े बड़े दांतों को बार बार अंदर बाहर करने लगा। उसका शरीर खून पीने के लिए मचलने लगा। यह सब उसके साथ पहली बार हुआ था। इससे पहले कभी भी
खून देखकर उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वह वहां से उठकर बाहर खुली हवा में आ गया, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी खून में रखा था। खाना खाने के बाद बाकी सब अपने अपने कमरे में चले गए। रात में करीब 11 बजे के लगभग उस होटल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सब उठकर बैठ गए। गौरी की आंख खुली तो उसने देखा कि अमित चुपचाप बिस्तर पर बैठा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, अमित, अमित, तुमने आवाज़ सुनी? अमित ने खुद के मुंह को दूसरी तरफ करते हुए कहा, हाँ गौरी, सुनी होगा कोई। तुम परेशान मत हो, सो जाओ, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ। अमित इतना बोलकर वॉशरूम की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह पता चला कि कल जिस वेटर से कांच टूटा था वो आज मरा हुआ मिला है, और उसके गले में 2 नुकीले दांत के निशान थे, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो। यार, तुम लोगों ने सुना? उस वेटर की मौत हो गई। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जैसे उसे वैम्पायर ने मारा हो। पंकज ने घूमते हुए कहा, वो लोग आज फिर से मनाली घूमने आए थे। वैम्पायर? ये क्या होते हैं? और तुम्हें कैसे पता कि उसे वैम्पायर ने मारा है? आरती ने पूछा। तो पंकज ने बताया, वैम्पायर खून पीने वाले पिशाच होते हैं जो इंसानों की तरह होते हैं। मैंने काफी पढ़ा इनके बारे में। हाँ हाँ, वैसे ही ना जैसे आरती तुम्हारी पीती है। रंजन ने कहा और फिर हंस पड़े। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंस दिए और पंकज शांत हो गया। पंकज, क्या वाकई में वैम्पायर होते हैं? गौरी ने थोड़ा सीरियस होते कहा। वैम्पायर वगैरह कुछ नहीं होते यार, अब जल्दी होटल चलो, बारिश होने वाली है। अमित ने बात को पलटते हुए कहा। खाना खाने के बाद वो लोग फिर से अपने अपने कमरों में सोए हुए थे कि अचानक जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आई। कुत्तों के भौंकने और सियारों की तेज़ आवाज़ आने लगी। आसमान में बादल घिराए थे और चारों तरफ अंधेरों के सिवाय कुछ नहीं था। और फिर से वही दर्दनाक चीख। आज फिर से किसी की मौत आई थी। वह लोग फिर से जग गए। इस बार अमित अपने कमरे में नहीं था। गौरी ने जब अमित को ढूंढा तो वो उसे छत पर मिला। बाहर जाने पर पता चला कि वो चीख होटल के बगल में रहने वाले एक भिखारी की थी, जिसकी किसी पिशाच ने खून पीकर हत्या कर दी थी, और उसके गले में वही 2 दांतों के निशान थे। अब तो बाकी सबको पंकज की बातों पर यकीन होने लगा था कि वाकई वैम्पायर होते हैं। अब उस शहर में हर रोज़ किसी न किसी की मौत होने लगी थी, और साथ ही साथ इन लोगों के वापस आने का टाइम भी हो गया था। कुछ दिनों के बाद ये लोग उस शहर से वापस आ गए और मनाली में मौतों का सिलसिला बंद हो गया। मनाली से आने के कुछ दिनों बाद ही अमित और गौरी ने शादी कर ली, लेकिन अब दिल्ली में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया था। हर रोज़ किसी न किसी की मौत होने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से पंकज की भी मौत हो गई, और उसके गले में भी वही 2 निशान थे। फिर एक दिन रंजन और उसके बाद आरती भी मारी गई। कोई नहीं जानता था कि इन मौतों के पीछे कौन है, सिवाय गौरी के। गौरी अब जान गई थी कि शहर में हो रही सारी मौतों का जिम्मेदार अमित है, लेकिन अब उसके पेट में अमित का बच्चा पल रहा था। एक रात जब शिकार करने के बाद अमित बाहर से आया तो गौरी दरवाजे पर खड़ी थी। गौरी ने उसका वो भयानक रूप देख लिया, लेकिन जैसे ही अमित ने गौरी को देखा तो वो अपने इंसानी रूप में आ गया। लेकिन इससे पहले अमित कुछ समझ पाता, गौरी ने एक क्रॉस उसके शरीर में घुसा दिया और बाहर से लाए एक ताबूत में उसे बंद करके अपने घर में बने बेसमेंट में डाल दिया और घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ हमेशा के लिए वो शहर छोड़ दिया और एक छोटे से शहर में रहने लगी। कुछ महीनों के बाद उसके एक बेटा हुआ, लेकिन वो भी अपने पिता की तरह एक वैम्पायर था। लेकिन गौरी ने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी, और इसलिए उसने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया। पूरी कहानी सुनने के बाद रजत चुप हो गया और लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तभी एक रिपोर्टर ने खड़े होकर सवाल किया, मुझे तो आपकी कहानी सच लग रही है सर। मुझे लगता है कि वैम्पायर आपने देखा है। रजत जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं? अमित और गौरी का बेटा मैं ही हूँ, और मैं एक वैम्पायर हूँ। फिर अचानक से उसका रूप बदलने लगा और उसकी आंखें स्याही लाल और दांत बड़े हो गए। उसके उस रूप को देखकर
लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। तभी उसने कहा, घबराइए मत, मैंने आज तक किसी का खून नहीं पिया और ना ही कभी पीऊँगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं अपने पिता की तरह कभी नहीं बनूंगा। उसकी बातें सुनकर लोगों को यकीन हो गया। उसके बाद उस बुक की सारी कॉपीज बिक गईं और अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडिंग थी, एक वैम्पायर की सच्ची कहानी। शहर में आजकल वारदातें बढ़ गई थी। रोज एक लाश जंगल के किनारे बने मैदान में मिलती थी, जिसका कभी सिर गायब होता तो कभी हाथ पैर। लोग सोचते थे कि शायद कोई जंगली जानवर ऐसा करता होगा, लेकिन अब ये रोज का काम हो गया था। इंस्पेक्टर निखिल को एक केस सौंपा गया। एक दिन सुबह सुबह निखिल के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर सर आज फिर से एक लाश मिली और उसी जगह पाई गई है जिसका सर गायब है, और देखने से पता चल रहा है कि ये एक लड़की की है। सर इसको इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि इसकी हालत तो मुझसे देखी नहीं जा रही है। यह हवलदार पवन था, जो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। निखिल ये खबर सुनकर झटके से उठ गया और बोला, ठीक है तुम लोग वहीं रुको, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। निखिल ने फोन रखा और अगले 10 मिनट में वारदात वाली जगह पर पहुंचा। सर इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको किसी जंगली जानवर ने मारा है, लेकिन सर इतना भयानक जंगली जानवर इस जंगल में आया कहाँ से? पवन ने कहा, देखो यार, अगर यह काम किसी जंगली जानवर का होता तो वह जंगल की तरफ भागता, ना कि शहर की तरफ। इसका मतलब यह है कि यह किसी आदमखोर का काम है। सारे शहरवासियों की जान खतरे में है। निखिल ने पैरों के निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ सर, इन निशानों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी मानव भेड़िए के पैरों के निशान हो। मानव भेड़िया? व्हाट रबिश! इन मानव भेड़िया ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सिर्फ इंसान द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं, निखिल ने कहा और फिर निशान को घूरने लगा। निखिल की बात सुनकर पवन ने अब ना बोलना ही बेहतर समझा और चुपचाप अपना काम करने लगा। वो दोनों अपना काम करके पुलिस स्टेशन लौट आए। उनके ऊपर इस वक्त इस केस का दबाव बहुत ज़्यादा था। शाम को काम करते हुए निखिल के पास एक कॉल आई, जिसे सुनकर निखिल पहले तो खुश हुआ था और फिर अचानक ही उदास हो गया। उसने फ़ोन उठाकर बात करी। हेलो, हाँ बोलो किरण। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं रिम्मी बोल रही हूँ पापा, मम्मा आपसे नाराज़ हैं। आप हमें अपने शहर क्यों नहीं ले जाते? रिम्मी की आवाज़ सुनकर निखिल की आंख भर गई और उसने भरी आंखों के साथ कहा, हेलो बेटा, कैसी हो आप? और मम्मा कहाँ हैं आपकी? ज़रा फ़ोन देना उन्हें, मुझे उनसे बात करनी है। रिम्मी किरण को फ़ोन देने लगी, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और बोली, अपने पापा से कह दो कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी और हम लोग 2 दिन बाद वहाँ आ रहे हैं। किरण की बात सुनकर निखिल चौंक गया और फिर बोला, क्या कहा तुमने? तुम लोग यहाँ आ रहे हो? किरण यहाँ मत आओ प्लीज़ किरण, मैं वहाँ आ जाऊँगा। इसके आगे वह कुछ बोलता उससे पहले ही फ़ोन कट चुका था। फ़ोन रखकर निखिल अपना सिर पकड़कर बैठ गया। शहर में रोज़ नई नई वारदातें हो रही थीं और अब अगर उनकी फैमिली को कुछ हो गया तो, यही सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। दूसरी तरफ रिम्मी खुश थी। याहू, हम पापा के पास जाएंगे, कितना मज़ा आएगा ना मम्मा? किरण ने थोड़ी उदासी भरे स्वर में कहा, हाँ बेटा, बहुत मज़ा आएगा। तुम अपनी पैकिंग कर लो, हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। ओके मम्मा, रिम्मी ने कहा और वह अपने खिलौने पैक करने लगी। ये सब खत्म करने का समय आ गया निखिल, अब बहुत हुआ। मुझे मालूम है कि तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं वहाँ आऊँ, लेकिन मुझे वहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेरे ये खेल कभी रुकेगा नहीं, किरण ने कहा और वह फिर अपना सामान पैक करने लगी। अगले दिन सुबह फिर से एक लड़के की लाश उसी मैदान में मिली थी, जिसके दोनों पैर गायब थे। निखिल और पवन फिर से ड्यूटी में थे और पवन दोबारा से निखिल को मानव भेड़िया की कहानी सुना रहा था। निखिल को ना जाने क्यों मानव भेड़िया ऐसी बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो इन कहानियों में विश्वास नहीं करता था, या फिर वह जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा सर, आपको क्या लगता है
ये कौन कर रहा है? मुझे तो ये काम किसी इंसान का ही लगता है जो साइको किलर है। निखिल ने पवन की बात का जवाब दिया। लेकिन सर, अगर कोई इंसान होता तो वह वह शरीर के अंगों को कैसे गायब कर देगा? हो सकता है उसके मर्डर करने का तरीका हो। अब चलो, ज़्यादा बातें ना करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, निखिल ने कहा और खुद आकर गाड़ी में बैठ गया। निखिल को अपने परिवार की चिंता खाई जा रही थी और वह नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली यहाँ आए। शाम को घर आने के बाद उसने किरण को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। फ़ोन रखने के बाद उसने खाना खाया और जल्दी सो गया। उस रात उसके घर से ज़ोर ज़ोर से किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आती रही, जो शायद भूख की वजह से चिल्ला रहा था। सुबह जब निखिल की नींद खुली तो उसे रिम्मी की आवाज़ सुनाई दी, जो पापा पापा चिल्लाते हुए गेट खोलने को कह रही थी। निखिल ने उठकर गेट खोला तो सामने रिम्मी और किरण खड़े थे। वो दोनों का सामान अंदर ले आया और वो दोनों भी अंदर आ गई। रिम्मी सीधे निखिल की गोद में बैठ गई। वही किरण अभी भी निखिल को घूर रही थी। निखिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? ये सब कब खत्म होगा निखिल? किरण ने बिना पल के झपकाए कहा। क्या किरण, तुम किसकी बात कर रही हो? निखिल ने अनजान मानते हुए कहा और फिर वो रिम्मी के साथ खेलने लगा। किरण कुछ बोलने ही वाली थी कि रिम्मी ने उसे कहा, क्या मम्मा पापा, आप लोग आते शुरू हो गए हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं इन दोनों का? वह अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ के बोली। उसकी हरकत देखकर दोनों मुस्कुरा पड़े और किरण अंदर कमरे में चली गई। किरण ने अपना कमरा साफ किया और वो अपना सामान रख रही थी कि तभी उसे घुर्राहट सुनाई दी। वह तुरंत दौड़कर रिम्मी के पास आई और उसके कानों में उसने हेडफोन लगा दिए। रिम्मी ये देखकर कुछ पल के लिए शांत रही और फिर बोली, क्या हुआ मम्मा, आपने हेडफोन क्यों लगाए? कुछ नहीं बेटा, एक बहुत ऊंचा सॉन्ग आ रहा था इसलिए। लेकिन मम्मा, ये तो बंद है। अच्छा, तो बंद हो गया होगा। बेटा, तुम ज़रा बाहर जाकर खेलो, मुझे पापा से कुछ बात करनी है। मम्मा, अभी तो आए हैं हम लोग, आप बाद में बात कर लेना पापा से। रिम्मी प्लीज़ बेटा, पापा से कुछ बात करनी है ना, आप जाओ अपना टैडी लेकर। कब तक निखिल, कब तक चलेगा ये? कब तक तुम मासूमों की जान लेते रहोगे? ये क्या कह रही हो तुम? मैंने किसी की जान नहीं ली। मैं क्यों किसी की जान लूंगा भला? मैं तो कानून का रक्षक हूं। निखिल ने थोड़ा दुखी होते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारे उस भाई की बात कर रही हूँ जो इंसान के रूप में भेड़िया है और जिसे तुमने इस घर के अंदर बंद कर रखा है। क्या क्या कहा तुमने? तुम जानती हो उसके बारे में? कब पता चला तुम्हें इस बारे में? निखिल लगभग चौंक पड़ा था। मतलब किरण सब कुछ जानती थी। करीब 6 महीने पहले जब एक रात तुम शहर से बाहर गए थे, तब मैं रिम्मी के साथ घर में अकेली थी और उस पूरी रात इस घर में किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आती रही। मैं पहले बहुत डरी हुई थी, लेकिन बाद में मैंने जब थोड़ा ढूंढा तो मैंने इस घर के बेसमेंट में देखा और वहाँ तुम्हारा भाई बेहोश पड़ा था। तब मुझे पता चला कि वो एक मानव भेड़िया है जो रात होते ही भेड़िया में बदल जाता है और सुबह इंसानी रूप में। किरण ने सारी सच्चाई निखिल के सामने रख दी। तो क्या तुम इसलिए मुझे छोड़ के चली गई थी? हाँ, क्योंकि उस वक्त मुझे केवल रिम्मी की सुरक्षा करनी थी, लेकिन इस बार मुझे शहर के लोगों को बचाना है, किरण ने कहा और वह अपने काम में लग गई। अब उसी रात किरण ने रिम्मी को अपनी सहेली के पास छोड़ दिया, क्योंकि वह रात पूर्णिमा की रात थी और इस रात पूरे चांद की रोशनी में मानव भेड़िया बहुत शक्तिशाली होते थे। किरण ने पूरे 6 महीने मानव भेड़िया के बारे में पता करने में बिता दिए थे और वह इस बार ये सोच कर आई थी कि वह उस राक्षस को ख़त्म कर देगी। किरण ने अपने पास चांदी का खंजर छुपा लिया और वह निखिल के भाई की भेड़िया बनने का इंतजार करने लगी, जिससे वो उसे उस वक्त मारे जब वो अपने पूरे भेड़िए रूप में हो। उसने बेसमेंट का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर छुपकर उसका इंतजार करने लगी। निखिल उस वक्त घर पे नहीं था। 2 घंटे हो चुके थे। चांद अपने पूरे रूप में था, लेकिन ये क्या, वह अभी तक बाहर नहीं आया था। जब काफ़ी देर तक वह बाहर नहीं आया तो किरण बेसमेंट में गई तो उसने देखा वह तो बेहोश पड़ा है।
लेकिन उसके घर के बाहर किसी के गुर्राने की आवाज़ आई और ऐसा लगा कि कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। किरण जब दौड़कर बाहर आई तो उसने देखा कि निखिल अपने आधे इंसानी और आधे भेड़िया रूप में था और वह ज़ोर ज़ोर से गुर्रा रहा था। उसके शरीर से रुएं फूट रहे थे। वो गठीला था और आकार में भी बढ़ रहा था। कान लंबे हो रहे थे, नाक लंबी होकर थुतनाक आकार ले रही थी और आंखें तो दहकती अंगारों सी लग रही थी। उसके मुंह में कुछ छुआ था, किसी का सर जिसे वह खा रहा था। वह आज फिर से किसी का शिकार करके आया था। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था और आंखों में शैतानी चमक थी। किरण ये देखकर बिल्कुल जड़ हो गई और फिर बोली, तुम भेड़िया निखिल?" तब तक निखिल अपना पूरा भेड़िया रूप ले चुका था और वह तेजी से गुर्राहट के साथ किरण की तरफ बढ़ने लगा। किरण पीछे हटने लगी। तभी उस भेड़िए ने किरण की गर्दन पर अपना पंजा मारा। इससे वह नीचे जमीन पर गिर गई। उस भेड़िए ने जैसे ही अपना पंजा उसके मारना चाहा, पीछे से किसी ने उस पर चांदी की तलवार घुसेड़ दी। वो भेड़िया तेज गुर्राहट के साथ उसकी तरफ लपका, लेकिन फिर वह वहीं गिरकर ढेर हो गया। और ये पवन था। अच्छा हुआ भाभी जो आपने मुझे बुला लिया, वरना ये भेड़िया आपको भी जान ले लेता। हाँ धन्यवाद भैया। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं भाभी, ये तो हमारा काम था। लेकिन मुझे यह यकीन नहीं होता कि निखिल सर एक भेड़िया है, पवन ने कहा और फिर वो उसे मरे हुए भेड़िए को देखने लगा। ये निखिल नहीं है, किरण ने सपाट लहजे में कहा। मतलब? ये सुनकर पवन लगभग चौंक गया था। मतलब अभी तक हमारे साथ जो था वह निखिल नहीं, उसका जुड़वा भाई अक्षत था। निखिल अंदर तहखाने में है। आपको कैसे मालूम? 2 घंटे पहले किरण जब बेसमेंट में गई थी तो वहां उसे निखिल एक किनारे पर दिखाई दिया था। वहां वो बैठा हुआ था। वह बड़ी हिम्मत करके अंदर गई तो निखिल ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, किन्नू किन्नू। ये नाम सुनकर किरण कुछ पल के लिए शौक रह गई, क्योंकि ये नाम निखिल के अलावा कोई जानता नहीं था। फिर वह सब उसके पास आई तो उसे देखकर पहचान गई कि वह असली निखिल है। और तब निखिल ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि वह पिछले 6 महीने से कैद है यहाँ पर। किरण की बात सुनकर दोनों अंदर आए, जहाँ निखिल एक कोने में सिकड़ा हुआ था। वह दोनों उसे सहारा देकर बाहर लाए और उसे बिठाया। तभी पवन ने कहा, तो भाभी अब इस अक्षत का क्या किया जाए? इसे अभी हमें जलाना होगा। तुम लकड़ियों का इंतजाम करो। थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने अक्षत को जला दिया और अब मानव भेड़िया हमेशा के लिए मर चुका था। शहर में वारदातें भी रुक चुकी थीं। कुछ दिनों बाद निखिल भी पूरी तरह सही हो गया और उसने ड्यूटी दोबारा ज्वाइन कर ली। इसी के साथ कहानी खत्म होती है।